नमस्कार साथियों। आज हम लोग सीटेट से संबंधित पेपर टू में आपका दो मेथड रहता है। एक रहता है मैथ एंड साइंस और दूसरा रहता है एसएसटी। अभी हम लोग जो देखेंगे वो एसएसटी पेपर का देखेंगे। ठीक है, पूरा 60 क्वेश्चन रहता है इससे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा है उसी के बेसिस पर देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। भिलाई जो है, भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। तो जो भिलाई इस्पात कारखाना है वह अभी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब आइए थोड़ा हम लोग जानते हैं कि इसका जो है स्थापना कब हुआ, कौन किया है ना, किसके थ्रू से हुआ, देख लेते हैं। तो भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में स्थित है, हम लोग जाने भी। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुआ? 1955। ठीक है, किसके सहायता से हुआ? तो रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई थी 1955 में। किसके थ्रू से? तो रूस के सहयोग से जो है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में इसका जो है सो स्थापना किया गया था तथा उत्पादन 1959 से प्रारंभ हुआ। 55 में स्थापना हुआ और 1959 में प्रारंभ हुआ। जो इसका प्रोडक्ट था निकलना चालू हो गया, बनना चालू हो गया। यह संयंत्र कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। ठीक है, यहाँ लौह अयस्क, डली, ठीक है, राजहरा खानों से तथा कोयला, कोरबा और कारगाली खानों से प्राप्त होता है। जो रॉ मटेरियल मिलता है ना, इसको कहाँ कहाँ से मिलता है रॉ मटेरियल? समझते हैं ना, जिससे आपको बनाना है कुर्सी, तो कुर्सी बनाने के लिए पॉलीमर का चाहिए आपको जो है सो मटेरियल, है ना। तो उसका इसका जो रॉ मटेरियल है कहाँ से आता था? तो डल्ली, राजहरा और कोरबा और करगाली के कारखाना से जो है सो इसका रॉ मटेरियल आता था। ठीक है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से 1964। बहुत पूछता है इस क्वेश्चन। ठीक है, बोकारो इस्पात कारखाना भी रूस के सहयोग से 1964 में, बोकारो जो है सो झारखंड जिला में। ठीक है, यहाँ दिया है झारखंड में स्थापित किया गया। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से। देखिए हम लोग एक क्वेश्चन में कितना चीज जान रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें भिलाई। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। किसके सहयोग से हुआ? तो रूस के सहयोग से। फिर हम लोग देखें बोकारो। बोकारो किसके सहयोग से हुआ? तो भी रूस के सहयोग से। कब हुआ? 1964 में। ठीक है, उसके बाद राउरकेला कब हुआ? तो 1959 में। किसके सहायता से? जर्मनी की सहायता से। ठीक है, तो राउरकेला कहाँ है? हम लोग देख लिए अभी कि भिलाई छत्तीसगढ़ में है, बोकारो झारखंड में है, राउरकेला कहाँ है? तो उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित है। ठीक है, अब एक नोट करके लिखा हुआ है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना जनवरी 1994 में की गई, जिसको हम लोग बोलते हैं SAIL। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या जाने, इसमें 4 क्वेश्चन जाने। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि निम्नलिखित सेलों में से कौन से अवसादी सेल का उदाहरण है? ठीक है, देखिए अवसादी सेल यानी कि अवसादी चट्टान, है ना। अवसादी चट्टान का उदाहरण निम्न में से कौन है? हम लोग थोड़ा इसको देख लेंगे कि चट्टान भी के प्रकार का होता है। ठीक है, आगे स्लाइड में देखेंगे हम लोग। तो बोल रहा है कि अवसादी सेल का उदाहरण कौन है? संगमरमर, स्लेट, सेल या ग्रेनाइट।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सेल। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि कितना प्रकार का चट्टान होता है। ठीक है, सेल अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, पृथ्वी तल पर यग्नेय व रूपांतरित चट्टान के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। समुद्री तल नीचे, समुद्र के पृथ्वी तल यानी पृथ्वी के यानी धरती के नीचे। ठीक है, इसका जो है तो किसका अपवर्दन या पर्दन और निक्षेपण। ठीक है, इसके जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो है जब होता है तो अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, इन्हें परतदार चट्टान भी कहा जाता है। इनके निर्माण में जैविक अवशेषों का भी योगदान होता है। ठीक है, जैसे आंतरिक क्रियाओं द्वारा निर्मित चट्टान बलुआ पत्थर, ठीक है, कंग्लोमेरेट या गोलोसम, चिक्का मिट्टी, सेल तथा लोएस। ठीक है, ये सब आपका जो है। अब यहाँ आगे हम लोग देखते हैं चट्टान कितना प्रकार का होता है। 3 गो। कौन कौन होता है? एक अग्नेय होता है, एक अवसादी होता है, एक रूपांतरित होता है। ठीक है, एक अग्नेय, एक अवसादी, एक रूपांतरित। आगे देखते हैं कि पुच्छल तारे की पूछ किस दिशा में होती है। पुच्छल एक तारा है। ठीक है, इसका जो दिशा होता है इसका पूछ का, ठीक है, इस तरह से होगा। तो इसका जो दिशा है पूछ का वो किस दिशा में होता है? पुच्छल तारे की जो पूछ होता है उसका दिशा होता है सूर्य से दूर। ठीक है, सूर्य से दूर होता है। मानते हैं यदि यहाँ सूर्य है तो इससे दूर होगा, यानी यहाँ पर होगा। ठीक है, अब थोड़ा इसका देखते हैं डिस्क्रिप्शन में कि पुच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव सूर्य से दूर होती है। ये आकस्मिक धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड हैं जो सूर्य से दूर अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। सूर्य के चारों ओर ये लंबी किंतु अनियमित या समकेंद्रित कक्षा में घूमते रहते हैं। बात को समझिए, जो हमेशा जो इसका पूछ है सूर्य से दूर होता है। ठीक है, ये जो है सो धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड है। समझ रहे बात को? बर्फ का जो धूल होता है और जो गैस होता है उसी का एक पिंड है, आकार है, जो सूर्य से दूर अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। सूर्य से दूर रहता है और अंधेरा क्षेत्र में रहता है। सूर्य के चारों ओर ये लंबी किंतु अनियमित या असमकेंद्रित कक्षा में घूमते रहते हैं। मतलब कितना बार घूरेगा कोई इसका पता नहीं कर पाया है। ठीक है, जब ये सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो गर्म होकर इन गैसों की फुहार निकलती है जो लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होता है। देखिए, आप ही समझिए कि एक बंद कमरा में है, इसमें लाइट नहीं जा रहा है। ठीक है ना? आप इसके अंदर क्या कर रहे हैं, कोई बाहर से तो कमरिया खुला रहेगा फिर भी नहीं देख पाएगा। ठीक है, और जब गेट खुल जाएगा आपका, सूर्य का प्रकाश पड़ने लगेगा तो सब दिखेगा। ठीक है, तो उसी तरह से ये भी है। सूर्य के पीछे है तो कुछ नहीं दिख रहा है, अब जब इस सूर्य प्रकाश के आगे जाएगा तो दिखने लगेगा। वही दिखता है पूछ। तो कितना बार में दिखता है? तो 76 वर्ष में दिखता है। ठीक है, 76 वर्ष के अंतराल में दिखता है। निम्नलिखित में कौन भ्रंश से संबंधित है? क्या है भ्रंश? भ्रंश से संबंधित क्या है? नतीलब घाटी, संपनती, हॉगबैक, ग्रोबेन। तो क्या हो जाएगा? भ्रंश से संबंधित हो जाएगा ग्रोबेन। अब आपको पता नहीं होगा कि ग्रोबेन किसको बोलते हैं, भ्रंश किसको बोलते हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं। भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है। कब होता है? जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच एक चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है, तब मानव जनित बल के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है। ठीक है, जब वह स्तंभ नीचे की ओर धंसता है तो उसमें क्या आ जाता है? तनाव आ जाता है, और तनाव आ जाने के कारण क्या होता है? इसका भूखंड विपरीत दिशा में खिसकाव करने लगता है, तब इसका निर्माण होता है। ठीक है,
भ्रंश घाटियाँ लंबी, संकरी व गहरी होती है। इन्हें जर्मन भाषा में ग्राबेन कहा जाता है। ठीक है। विभिन्न स्थानों पर संपीड़न की भिन्नता के कारण कभी कभी एक बृहद अपनति में कई छोटी छोटी अपनतियाँ व अभिनतियाँ मिलती है। ऐसे आवृत्ति को समानुपाती कहते हैं। ठीक है। इस तरह अब असमान संपीड़न के कारण एक बृहद अभिनति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनतियाँ व अभिनतियाँ बन जाती है, जो उसे बृहद अभिनति को समभिनति कहते हैं। इन दोनों स्थलाकृति को पंखाकार वलन कहते हैं। सीधी सी बात समझिए कि क्या कि दो भ्रंश रेखा है, इस तरह से इसमें एक इस तरह से परत आ गया। ठीक है। अभी क्या होता है, धीरे धीरे धंस जाता है, तो धंसता है तो ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा। ठीक है। तो जब ये धंस रहा है, ये दोनों खींच रहा है, इसके बीच में जो निर्माण होगा इसी को हम लोग भ्रंश घाटी कहेंगे। ठीक है। इसी को हम लोग भ्रंश घाटी कहेंगे। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है अरबिया, 2 में है गोबी, 3 में है अटाकामा और 4 में है काला लहरी। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन गोबी हो जाएगा। ठीक है। गोबी एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। गोबी एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। ठीक है। जबकि अरबिया जो है, अरबिया, अटाकामा, काला लहरी क्या है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। ठीक है। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। ठीक है। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। यह विश्व के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है, जहां तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक जाता है। ठीक है। कहाँ जाता है, 0 से 40 डिग्री तापमान, तो गोबी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में। हाँ, यह मरुस्थल अलाताई पर्वतमाला से घिरा है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म स्थल है। विश्व के रेगिस्तान विस्तार क्षेत्रफल काराकोरम, सीधी सी बात समझिए ना कि जो है गोबी जो है सो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। ठीक है। अब यहाँ एक आ रहा है थार जो है रेगिस्तान, थार रेगिस्तान एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान में है। ठीक है। आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। मौलिक अधिकार यानी कि जो आपका आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आता है अनुच्छेद, तो किस में आता है, तो भाग 3 में आता है। ठीक है। जो हम लोग जानते हैं कि समता का अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है। देखिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है क्या होता है। पहले होता है समता का अधिकार। ठीक है। फिर समता का बाद हो जाएगा आपका स्वतंत्रता। ठीक है। उसके बाद फिर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा धार्मिक से संबंधित। उसके बाद हो जाएगा संस्कृति एवं शिक्षा, 5 गो हुआ। और एक लास्ट हो जाएगा संवैधानिक उपचार हो। ठीक है। तो इस तरह से भारत संविधान का जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में आता है। ठीक है। आगे है पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है। क्या बोल रहा है कि
जो है पंचायती राज को सुदृढ़ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था, बहुत पूछता है। तो 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। ठीक है, और इसे लागू किया 1993 में। ठीक है, भारत में पंचायती राज शब्द का उल्लेख ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। राजस्थान जो है सो देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई थी। ठीक है, राजस्थान एक पहला राज्य है जहां पंचायती राज की स्थापना हुई थी। ठीक है, और कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला में। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला में। ठीक है, आगे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में, द हेग में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? द हेग में। ठीक है, कहाँ है? द हेग में। तो द हेग कहाँ है? तो नीदरलैंड में है। ठीक है, इसका स्थापना 1945 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1945 में हुआ था। ठीक है, आगे है कि जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में आता है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय जो है भारतीय संविधान के किस सूची में आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट सूची? तो इस सूची के बारे में तो आप लोग कभी पढ़े नहीं होंगे। पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े होंगे। तीनों को संघ, राज्य और समवर्ती, तो ये हो जाएगा सी। देखिए, संघ है जो सेंट्रल लेवल का है, और राज्य जो है सो स्टेट लेवल का है, और समवर्ती बोथ है, सेंट्रल और स्टेट दियो। तो जो है इस जनसंख्या नियंत्रण दोनों चाहिए, स्टेट वाला भी है और राज्य वाला सरकार को भी। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची हो जाएगा। वही सब लिखा हुआ है। ठीक है, कि संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची में शामिल है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया। कितना, कौन सा अनुसूची में किया गया है? तो 7वीं में किया गया। ठीक है, संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय है, वर्तमान में 100 हो गया है। राज्य सूची में कितना है? 66 था, अभी वर्तमान में 61 हो गया है। और समवर्ती सूची में कितना था? 47 विषय। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। आगे है कि आगे है कि कौन सा जो है निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल है विदेश नीति से संबंधित? आर्टिकल 48, 49, 50, 51। तो इसका क्या हो जाएगा? आर्टिकल 51। ठीक है, आर्टिकल 51 विदेश नीति से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित जलाशय में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? अच्छा बोलिएगा कि सर ये नहीं बताएं। चलिए देख लीजिए। 51 क्या है? वही लिखा हुआ है। ठीक है, ये 51 का लिखा हुआ है, 49 का लिखा हुआ है, 48 का लिखा हुआ है, फिर 50 का। 50 में ग्राम पंचायत का गठन है। ठीक है, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? गोविंद वल्लभ पंत, गांधी सागर, जवाहर सागर, और एक लास्ट बचा क्या? गोविंद सागर, है ना? क्या बचा लास्ट में? गोविंद सागर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद परियोजना से कौन संबंधित है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर, है ना? देखिए वही लिखा हुआ है कि रिहंद परियोजना गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशयों से संबंधित है। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में सोन के प्रसिद्ध घाटी में से उसकी सहायक नदियां रिहंद पर बनाया गया है। ठीक है, इस बांध के पीछे गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। चंबल परियोजना यमुना की सहायक चंबल नदी पर संयुक्त रूप से बनाई गई है। ठीक है,
उसके बाद इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध तथा राजस्थान के राणा प्रताप में सागर बांध, जवाहर सागर बांध बनाए गए हैं। ठीक है, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य चंबल नदी श्रेणी में मृदा का संरक्षण करना है। भाखड़ा नांगला परियोजना कहाँ है? तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में है ना। यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है। भाखड़ा नांगला बांध संसार का सबसे ऊंचा घुघुतीय बांध है। बांध के पीछे बनी झील गोविंद सागर झील है। ठीक है, आगे है कि सिपकिल्ला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। सिपकिल्ला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। उत्तराखंड का, जम्मू कश्मीर का, सिक्किम का, हिमाचल प्रदेश का। तो क्या है? सिपकिल्ला हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध दर्रा है। ठीक है, सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। हाँ, यह दर्रा शिमला के तिब्बत से जोड़ता है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहाँ से चीन को जाने वाली सड़क भी बनाई गई है। जो जिला दर्रा जस्कर श्रेणी में स्थित है, इससे श्रीनगर से लेह का मार्ग गुजरता है। ठीक है, बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है तथा जवाहर सुरंग भी बनिहाल दर्रे में है। जवाहर सुरंग कहाँ है? बनिहाल दर्रा में। सिक्किम में स्थित नाथुला और जेलपेल्ला दर्रा है। देखिए, इसमें सब बताया गया है। यहाँ से दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। ठीक है, नोट में दिया है कि थांगला, माना, नीति व लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित है। ठीक है, तो आज का सेशन यही है, यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।